नमस्कार साथियों, अनिश कुमार शुक्ल एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप लोगों का एग्री थिंकर्स के लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, बीएससी एग्रीकल्चर का एक कोर्स इंट्रोडक्टरी एग्रो मेटियोरोलॉजी एंड क्लाइमेट चेंज, उसका जो चौथा यूनिट है वो लेकर आ चुका हूं। यूनिट का टाइटल है सौर विकिरण, सोलर रेडिएशन। देखिए, इसके पहले 3 यूनिट है हमने आपको कंप्लीट कराई है। पहला मेटियोरोलॉजी, उसका जनरल डिस्क्रिप्शन, दूसरा है अर्थ एटमॉस्फेयर, तीसरा है विंड। आज का है हमारा सोलर रेडिएशन और पांचवा यूनिट होगा एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी। ठीक है, तो आज का जो हमारा लेक्चर रहेगा सोलर रेडिएशन पर, इस चौथी यूनिट को पूरा कंप्लीट कराएंगे आज ही की वीडियो में, वो भी 100% जो आपका सिलेबस है उसको फॉलो करते हुए। और इसमें कौन कौन से हम टॉपिक देखेंगे तो वो देखिए, पहला है नेचर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ सोलर रेडिएशन, दूसरा टॉपिक देखेंगे सोलर कांस्टेंट, तीसरा टॉपिक देखेंगे डिप्लेशन ऑफ सोलर रेडिएशन, चौथा टॉपिक देखेंगे शॉर्ट वेव, लॉन्ग वेव एंड थर्मल रेडिएशन, नेट रेडिएशन, फिर हम देखेंगे एल्बेडो, उसके बाद हम देखेंगे एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर, और लास्ट टॉपिक यहाँ पर पड़ेगा टेम्परेचर इन्वर्जन। तो ये सारे टॉपिक रहेंगे हमारे आज के। ठीक है, तो पहला टॉपिक से शुरुआत करते हैं, नेचर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ सोलर रेडिएशन। देखिए, सोलर रेडिएशन जो हमारे सन से, जो हमारा सूर्य है, उससे जो रेडिएशन आती है उसके बारे में हमको पढ़ना है। तो उसके नेचर और प्रॉपर्टीज देखिए, सूर्य की ऊर्जा सूर्य के अंदर से आती है। अब ये लिखने की तो जरूरत थी नहीं। ठीक है, अधिकांश तारे जो स्टार्स होते हैं उनकी तरह सूर्य भी हाइड्रोजन और हीलियम, देखिए सूर्य क्या है, ये हाइड्रोजन और हीलियम से बना होता है और ये प्लाज्मा स्टेट में होता है। ये आपको पता भी होगा कि जो सूर्य है, मतलब जो केमिस्ट्री में मैंने आपको बताया भी था एग्रीकल्चर केमिस्ट्री क्लास 12th में, कि सूर्य प्लाज्मा में स्टेट में होता है। ठीक है, सूर्य अपने कोर में हाइड्रोजन नाभिक के हीलियम परमाणु संलयन, जिसको बोलते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन प्रक्रिया से जो एनर्जी जनरेट करता है। देखिए, जो भी तारे होते हैं, चूंकि हमारा सूर्य भी एक स्टार या तारा ही है, तो वो भी न्यूक्लियर फ्यूजन नाम की प्रोसेस से एनर्जी को जनरेट करता है। ठीक है, सूर्य का एक आंतरिक भाग होता है जिसको एंटेरियर बोलते हैं, और उसका वातावरण को एटमॉस्फेयर बोलते हैं। ठीक है, सूर्य के आंतरिक भाग यानी एंटेरियर में क्या क्या होता है, तो इसमें कोर होता है, दूसरा विकिरण क्षेत्र यानी रेडिएशन जोन होता है, तीसरा संवहन क्षेत्र यानी कन्वेक्शन जोन होता है। सूर्य के वातावरण यानी एटमॉस्फेयर में हमारे फोटोस्फेयर होता है, फिर सूर्य की ऊर्जा प्रकाश के रूप में निकलती है, इसको आपको ध्यान में रखना है। फोटोस्फेयर में फोटोस्फेयर होता है, क्रोमोस्फेयर होता है, कोरोना होता है। ये होता है एटमॉस्फेयर, वो कोरोना बीमारी वाला नहीं, सूर्य का एटमॉस्फेयर में ये पार्ट होता है। तो एटमॉस्फेयर में फोटोस्फेयर, क्रोमोस्फेयर और कोरोना आता है, कोरोना आता है, और इंटीरियर में कोर, रेडिएशन जोन और कन्वेक्शन जोन आता है। सूर्य की ऊर्जा अंतरिक्ष में कैसे यात्रा करती है, यानी हाउ डज सन्स एनर्जी ट्रेवल थ्रू स्पेस। ठीक है, तो सूर्य से खाली अंतरिक्ष में ऊर्जा का स्थानांतरण मुख्य रूप से विकिरण यानी रेडिएशन नाम की प्रोसेस के थ्रू होता है। देखिए, यहाँ पर सोलर रेडिएशन के बारे में हम जो है बात कर रहे हैं। यहाँ पर देखिए, विद्युत चुंबकीय तरंग, जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, के द्वारा जो सूर्य है उसकी जो एनर्जी है वो एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसफर होती है, इसी को सौर विकिरण कहते हैं। इसको आप ध्यान में रखेंगे डेफिनेशन को। ठीक है, फिर देखिए, यह प्रत्येक दिन 1 वर्ष तक उपयोग की जाने वाली ऊर्जा से भी कहीं अधिक ऊर्जा उत्सर्जित करता है। आपको पता ही है कि पूरा पृथ्वी पर हम जितना ऊर्जा यानी 1 साल में हम उसका उपयोग करते हैं, उससे कहीं ज्यादा ऊर्जा सूर्य एक दिन में वो यानी वो इथी कर देता है, दे देता है। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। फिर आगे देखिए, सौर ऊर्जा यानी जो सोलर एनर्जी होती है वो एक रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स है, यानी नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है। ठीक है, सूर्य के कोर में मौजूद ऊर्जा को सूर्य यानी जो सोलर सरफेस होती है उस पर आने में कितने समय लगते हैं, 1.5 लाख वर्ष तक लग सकते हैं। ठीक है, इसको आपको ध्यान में रखना है। और फिर क्या है, यह पृथ्वी तक 93 मिलियन मील, यानी आपको पता भी होगा कि सूर्य की ऊर्जा जो है वो पृथ्वी तक 8 मिनट 20 सेकंड में आ जाती है। सौर विकिरण जो है वो 1,86,000 की रफ्तार से यात्रा करता है, जिसको प्रकाश की गति बोलते हैं। सूर्य से ऊर्जा विद्युत चुंबकीय विकिरण यानी एनर्जी फ्रॉम द सन, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के थ्रू आती है। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम क्या होता है, तो सभी प्रकार के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो है उसकी विकिरण की सीमा होती है। सूर्य अलग अलग मात्रा में कई प्रकार के चुंबकीय विकिरण उत्सर्जित करता है। ठीक है, आपको ये ध्यान में रखना है। और वैद्युत चुंबकीय तरंगे, जिसको उसके बारे में देखेंगे, जो वैद्युत चुंबकीय तरंगे होते हैं उसके बारे में वहां पर अब देखेंगे। तो यहाँ पर देखिए किन्हीं कारणोंवश जो है वो वीडियो कट गई थी। यहाँ पर एक फॉर्मूला मैंने बनाया है वैद्युत चुंबकीय तरंगों को याद करने का, RMIVUXG, मतलब रेडियो वेव, माइक्रोवेव, इंफ्रारेड, विजिबल लाइट, अल्ट्रावायलेट, एक्सरेज, गामा रेज। ठीक है, ऊर्जा आवृत्ति का बढ़ता क्रम है, तरंग दैर्ध्य का घटता क्रम है। यहाँ पर देखिए गामा रेज, यहाँ पर इसका 0.1 एंगस्ट्रम जो है इसका यानी तरंग दैर्ध्य उससे कम होता है।
एक्स रेज का जो है 0.1 से 100 तक होता है। अल्ट्रा वायलेट का 100 एंगस्ट्रम से 3900 एंगस्ट्रम तक होता है। और विजिबल लाइट का 3900 से 7800, इंफ्रारेड का 7800 से 1 mm, और माइक्रो जो आपका वेव होता है जिसको बोलते हैं सूक्ष्म तरंग, वो 1 mm से 1 m तक, और रेडियो वेव 1 मीटर से 1 लाख किलोमीटर तक। ठीक है, आपको ध्यान में रखना है। अब आयन जिसको लोसनिंग बोलते हैं, आयनकारी विकिरण, इसमें आपका यूवी रेज आएंगी यानी अल्ट्रावायलेट और गामा रेज। ठीक है, अब नॉन आयनाइजिंग वेव में आपका माइक्रोवेव, रेडियो वेव और इंफ्रारेड और विजिबल लाइट आएगा। यहाँ पर कुछ फैक्ट्स देखिए, तो थर्मोस्फेयर जो है वो फोटो डिसोसिएशन, फोटो आयनाइजेशन की बनी होती है। ठीक है, फोटो डिसोसिएशन का मतलब होता है एक्स रेज को अवशोषित करती है, और फोटो आयनाइजेशन जो है वो भी एक्स रेज को अवशोषित करती है। इन दोनों प्रक्रियाओं के द्वारा उत्सर्जित विकिरण थर्मोस्फेयर में ऑरोरा का निर्माण करता है, ऑरा का। ठीक है, यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, उत्तरी प्रकाश जिसको नॉर्दर्न लाइट्स बोलते हैं, उसमें ऑरोरा बोरोलिस होता है। ठीक है, फिर यहाँ पर देखिए दक्षिण, आगे देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, साउदर्न लाइट्स में ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस होता है। रिमोट कंट्रोल में कौन सा विकिरण प्रयुक्त होता है, तो पराबैंगनी अल्ट्रावायलेट यूज होता है। पुराने दस्तावेजों की जांच करने के लिए पराबैंगनी उसके लिए भी यूज होता है। और रेडियो वेव के लिए रेडियो और टेलीविजन जो है प्रसारण उसमें यूज होता है। सूक्ष्म आपको माइक्रोवेव आपको पता भी होगा, उसमें खाना बनाने के लिए, और रडार और टेलीफोन और अन्य संकेतों में यूज होता है। अवरक्त किरण में सूर्य से ताप का संचरण, दृश्य प्रकाश में चीजों को देखने में यूज होता है। जो एक्सरेज होता है वो शरीर और वस्तुओं के अंदर देखने में, आपको पता भी होगा बोलते हैं एक्सरे करा लो, इसका मतलब है कि उस शरीर के अंदर और वस्तुओं को देखने में यूज होता है। गामा रेज जो है ये आपको पता भी होगा कि गामा रेज के द्वारा यानी दवाइयां बनाकर कैंसर को मारा जाता है। ठीक है, सूर्य से उत्सर्जित कुल प्रदीप्त दीप्तिमान ऊर्जा जिसको रेडिएंट एनर्जी बोलते हैं, उसका लगभग 43% जो है वो स्पेक्ट्रम दृश्यमान भागों में है। ठीक है, फिर यहाँ पर देखिए 1% से कम सौर विकिरण एक्स रेज, गामा रेज, रेडियो वेव के रूप में उत्सर्जित होती है। क्या होता है जब सौर ऊर्जा पृथ्वी पर पहुंचती है, सूर्य विताप जिसको बोलते हैं, इन आइसोलेशन। ठीक है, व्हाट हैपेंस व्हेन सन्स एनर्जी रीच अर्थ, इसको बोलते हैं आइसोलेशन। ठीक है, यहाँ पर देखिए पृथ्वी सूर्य की किरणों द्वारा उष्मा ग्रहण करती है, इसे सूर्य विताप या सूर्य ताप यानी आइसोलेशन बोलते हैं। ठीक है, सौर विकिरण का केवल एक छोटा सा भाग पृथ्वी पर पहुंच पाता है। यहाँ पर देखिए आप लोग, इंसोलेशन का मतलब होता है कि इंसोलेशियो या इंसोलेयर से बना हुआ है, जिसका मतलब होता है एक्सपोज द सन, यानी सूर्य को उजागर करना, इसका मतलब होता है। ठीक है, फिर इंसोलेशन देखिए पृथ्वी द्वारा प्राप्त अवरोधित जो होता है जिसको इंटरसेप्टेड बोलते हैं, उसका सौर विकिरण का यह अनुपात होता है, यानी प्रोपोर्शन ऑफ सोलर रेडिएशन रिसीव्ड और इंटरसेप्टेड बाय अर्थ। वही इंग्लिश में लिखा हुआ है। परिभाषा देखिए, जीटी त्रिवार्था ने एक परिभाषा दी थी कि लघु तरंगों के रूप में संचालित लंबाई 1/250 से 1/6700 और 1,86,000 मील जो है प्रति सेकंड की गति से भ्रमण करती हुई प्राप्त ऊर्जा जो है वो सूर्य को यानी सूर्य विताप उसी को बोला जाता है। क्या होता है जब सौर ऊर्जा पृथ्वी पर पहुंचती है, तो एक बार जब सूर्य की ऊर्जा पृथ्वी पर पहुंचती है तो सबसे पहले वायुमंडल द्वारा रोकी जाती है। ठीक है, फिर देखिए जब सौर विकिरण वायुमंडल से होकर गुजरता है तो इसकी कुछ मात्रा परावर्तित यानी 30% बिखरी हुई, और अवशोषित जो है ये 70%। देखिए इसका मतलब ये है कि जब सोलर रेडिएशन आएगा हमारी पृथ्वी पर, तो जो 70% सोलर रेडिएशन का पार्ट होगा वो हमारी पृथ्वी अवशोषित कर लेगी, बाकी 30% रिफ्लेक्ट कर लेगी। ठीक है, यहाँ पर फिर देखिए सूर्य की ऊर्जा का एक छोटा सा हिस्सा सीधे अवशोषित होता है, विशेष रूप से O3 जिसको ओजोन बोलते हैं, और जलवाष्प यानी वाटर वेपर 20%, इसमें कुछ जैसी गैसों द्वारा होता है। ठीक है, फिर यहाँ पर देखिए जब किसी पदार्थ द्वारा विकिरण को अवशोषित किया जाता है तो पदार्थ में परमाणु तेजी से चलते हैं और अवशोषित ऊर्जा उष्मीय ऊर्जा यानी हीट एनर्जी में बदल जाती है। ठीक है, फिर देखिए सूर्य की ऊर्जा बादलों और पृथ्वी की सतह द्वारा वापस अंतरिक्ष में परावर्तित हो जाती है। हालांकि अधिकांश विकिरण 50% जो है पृथ्वी अपनी सतह पर अवशोषित कर लेती है। ठीक है, यह ऊर्जा पृथ्वी की पपड़ी, पृष्ठीय जल और निचले वायुमंडल जिसको लोअर एटमॉस्फेयर बोलते हैं उसको नियंत्रित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। डिफरेंट सरफेसेस वेरी इन एब्जॉर्प्शन एंड रिफ्लेक्शन, इसका मतलब है कि विभिन्न सतहें अवशोषण और परावर्तन में भिन्न होती हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए
पृथ्वी की प्रत्येक सतह जो है वो सतह के रंग और बनावट के आधार पर अलग अलग डिग्री पर ऊर्जा को अवशोषित और प्रबंधित करती है। देखिए यहाँ पर गहरे रंग की वस्तुएं जो होती हैं वो अधिक दृश्यमान विकिरण को अवशोषित करती है, जबकि जो हल्के रंग की वस्तु होती हैं वो कम दृश्यमान विकिरण को अवशोषित करती हैं। ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। यहाँ पर देखिए चमकदार या चिकनी वस्तुएं अधिक परावर्तित कर देती हैं, ज्यादा रिफ्लेक्ट करती हैं, और जो सुस्त या खुरदुरी वस्तुएं होती हैं वो ज्यादा एब्जॉर्ब कर लेती हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए सोलर कांस्टेंट के बारे में पहले इंग्लिश में लिखा है, फिर इंग्लिश में है, हिंदी में है। सोलर कांस्टेंट क्या होता है? सोलर कांस्टेंट इज अ मेजरमेंट ऑफ द सोलर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन अवेलेबल इन अ मीटर स्क्वायर एट अर्थ्स डिस्टेंस फ्रॉम द सन। इसका मतलब क्या है? सौर स्थिरांक, सोलर कांस्टेंट। इसका मतलब है कि सूर्य से पृथ्वी की दूरी पर एक मीटर वर्ग में उपलब्ध सौर विद्युत चुंबकीय विकिरण का माप जो है उसी को बोलते हैं सोलर कांस्टेंट, ठीक है। यहाँ पर डिप्लेशन ऑफ सोलर रेडिएशन देखिए क्या होता है। तो if the sun's radiation was not filtered or depleted in some manner, our planet जो है would soon be too hot for life to exist। इसका मतलब है जो जिसको बोलते हैं सौर विकिरण का ह्रास, यानी डिप्लेशन ऑफ सोलर रेडिएशन। इसका मतलब है यदि सूर्य के विकिरण को फिल्टर नहीं किया गया या किसी तरह पृथ्वी यानी किसी तरह समाप्त नहीं किया गया, वो तो नहीं किया जा सकता, तो हमारा जो ग्रह है वो जीवन के अस्तित्व के लिए बहुत ही गर्म हो जाएगा। यहाँ पर देखिए अब कुछ वेव के बारे में देखते हैं। पहले देखिए यहाँ पर लघु तरंग विकिरण जिसको बोलते हैं शॉर्ट वेव रेडिएशन। तो इसका जो वेव लेंथ है वो 0.3 से 0.4 माइक्रोन तक होता है। सूर्य बहुत ही गर्म है, इसमें बहुत अधिक ऊर्जा है, इस कारण ये जो शॉर्ट वेव रेडिएशन को एक्सक्रेट करता है। लघु तरंग विकिरण में अधिक मात्रा में ऊर्जा जो है वो होती है। फिर यहाँ पर दीर्घ तरंग विकिरण यानी लॉन्ग वेव रेडिएशन देखिए, तो इसका तरंग दैर्ध्य 4 माइक्रोन 4 एंगस्ट्रॉम से ज़्यादा होता है। एक बार जब पृथ्वी का वायुमंडल, बादल और पृष्ठ जो है, जो सरफेस है, वो सौर ऊर्जा को अवशोषित कर लेते हैं तो वे गर्म हो जाते हैं। वो लंबी यानी जो दीर्घ जो आपका लॉन्ग वेव रेडिएशन है उसके रूप में ऊर्जा उत्सर्जित करते हैं। फिर थर्मल रेडिएशन है तापीय विकिरण देखिए, तो किसी पदार्थ के अणुओं पर परमाणुओं और इलेक्ट्रॉनों के ऊर्जा संचरण का परिमाण है ये, ठीक है, परिणाम है। यह उन वस्तुओं से उत्सर्जित ऊर्जा होती है जिनका तापमान पर जिसको एब्सोल्यूट बोलते हैं, जीरो यानी परम शून्य होता है, ठीक है। फिर देखिए नेट रेडिएशन, इसको शुद्ध विकिरण बोलते हैं। तो वायुमंडल के शीर्ष पर आने वाली और बाहर जाने वाली ऊर्जा के बीच संतुलन को शुद्ध विकिरण कहा जाता है। फिर यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है, लॉन्ग वेव रेडिएशन फ्रॉम अर्थ यानी पृथ्वी से दीर्घ तरंग विकिरण। इसका मतलब यह कि पृथ्वी दिन के समय सौर लघु तरंग विकिरण सोलर शॉर्ट वेव रेडिएशन को अवशोषित करती है, और रात के दौरान प्राप्त गर्मी को लंबी तरंग विकिरण यानी लॉन्ग वेव रेडिएशन के रूप में उत्सर्जित करती है। ज्यादातर अवरक्त विकिरण जो है वो इंफ्रारेड रेडिएशन के रूप में अंतरिक्ष में वापस जो है वो भेज दी जाती है, ठीक है। और पृथ्वी सूर्य की तुलना में अधिक तरंग दैर्ध्य जो है वो ऊर्जा यानी उत्सर्जित करती है क्योंकि यह ठंडी है, ठीक है। और इस लॉन्ग वेव विकिरण का एक हिस्सा ग्रीन हाउस गैसों द्वारा अवशोषित किया जाता है, जो फिर नीचे सहित सभी दिशाओं में ऊर्जा विकिरित करता है और इस प्रकार वातावरण में गर्मी जो है वो यानी फंसाता है, ठीक है। लो यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है, लॉस गवर्निंग नेचर एंड फ्लो ऑफ इंसुलेशन, ठीक है। यानी सूर्यताप की प्रकृति एवं ताप को नियंत्रित करने वाले नियम। पहला यहाँ पर वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ, इसको वीन का विस्थापन नियम बोलते हैं। तो इसमें क्या होता है देखिए, विकिरण के उत्सर्जन की अधिकतम तीव्रता की तरंग दैर्ध्य विकिरण करने वाले शरीर के पूर्ण तापमान के व्युत्क्रमानुपाती क्रमानुपाती इक्वेशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल उसके होती है, ठीक है। स्टीफेंस बोल्ट्जमैन, इसका नाम है स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ यानी स्टीफन बोल्ट्जमैन का नियम। तो इसमें क्या होता है देखिए, यह नियम बताता है कि विकिरण करने वाले किसी पिंड द्वारा उत्सर्जित विकिरण की तीव्रता उस पिंड के पूर्ण तापमान की चौथी शक्ति के समानुपाती होती है। इसका मतलब विकिरण की तीव्रता क्या होगी, तो इकाई समय में एक इकाई क्षेत्र से उत्सर्जित फोटोन से संबंधित ऊर्जा, ठीक है। प्लांक्स लॉ, जिसको प्लांक का नियम बोलते हैं। तो इसमें देखिए, इसमें आपका ये होता है, यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ। देखिए विद्युत चुंबकीय विकिरण में कांटा या कणों का प्रवाह होता है, ये आपको ध्यान में रखना है। वो प्रत्येक क्वांटम की ऊर्जा सामग्री आवृत्ति के समानुपाती होती है। फिर सोलर कांस्टेंट, जिसको सौर स्थिरांक मैंने आपको ऊपर ही बताया था। तो सूर्य की किरणों के लंबवत एक सैद्धांतिक सतह पर और सूर्य से पृथ्वी की औसत जो दूरी है वो एक खगोलीय इकाई होती है, पर सूर्य से प्राप्त कुल विकिरण का ऊर्जा जो है प्रति इकाई समय प्रति इकाई क्षेत्र, उसी को बोलते हैं सोलर कांस्टेंट, ठीक है।
पृथ्वी के वायुमंडल के बाहरी किनारों पर ये मापा गया, ठीक है। औसतन पृथ्वी जो है वो अपने वायुमंडल के शीर्ष पर 1.94 कैलोरी पर सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट, ठीक है, यानी 1.366 किलोवाट पर मीटर स्क्वायर प्राप्त करती है। इसको यही सोलर कांस्टेंट होता है। एक कैलोरी में 4.182 जूल होता है, आपको ध्यान में रखना है। ऑफ इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर, इसको बोलते हैं तापमान का व्युत्क्रमण। इसमें क्या होता है देखिए, तापमान व्युत्क्रमण, जिसे तापीय व्युत्क्रमण भी बोलते हैं, यानी थर्मल इन्वर्जन भी बोलते हैं, ये क्षोभमंडल में तापमान के सामान्य व्यवहार का ये व्युत्क्रमण है, यानी रिवर्सल ऑफ द नॉर्मल बिहेवियर इन ट्रोपोस्फियर। यही इसका एक लाइन का डेफिनेशन है, ठीक है, यही वाला डेफिनेशन है इसका, ये वाला, ठीक है। फिर देखिए, आमतौर पर क्षोभमंडल में ऊंचाई बढ़ने के साथ तापमान 6.5 डिग्री सेल्सियस की दर से घटता है, ठीक है, आपको ध्यान में रखना है। कभी 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 स्थिति विपरीत हो जाती है, यानी गर्म हवा जो है वो ठंडी हवा के ऊपर होती है, जब तक कि यह ऊपर की वातावरण में तुलना में, ठीक है, और सामान्य क्षय दर उलट जाती है। इसे ही तापमान का व्युत्क्रमण बोलते हैं। फिर देखिए कितने प्रकार का ये इन्वर्जन होता है, तो 3 प्रकार का होता है। पहला स्टैटिक या ग्राउंड टेम्परेचर इन्वर्जन, जिसको बोलते हैं स्थैतिक या जमीन तापमान व्युत्क्रमण। इसमें क्या होता है देखिए, इसमें आपका ये होता है कि विकिरण तंत्र के कारण पृथ्वी की सतह के ये निकट होता है। यह तब तक विकसित होता है जब तक कि ठंडी सतह, यानी सर्दियों में संपर्क में ठंडी हवा में संपर्क में आकर ठंडी नहीं हो जाती है, जब तक कि यह ऊपर के वातावरण की तुलना में न ठंडी हो जाए। ऐसा अक्सर साफ ठंडी रातों में होता है, ठीक है, जब विकिरण जो है वो रात में अत्यधिक ठंडक हो, ठीक है, उसी के कारण जमीन तेजी से ठंडी होती है, ठीक है। फिर यहाँ पर देखिए, मध्य और उच्च अक्षांशों, ध्रुवीय क्षेत्रों और उष्णकटिबंधीय रेगिस्तानों में सर्दियों के दौरान ये आम बात है। फिर देखिए सबसिडेंस इन्वर्जन, जिसको अवतलन व्युत्क्रमण बोलते हैं। तो इसमें आपका जब ऊपरी क्षोभ मंडल में हवा की एक व्यापक परत उतरती है, उसी को बोलते हैं, ठीक है। उपोष्ण कटिबंधीय महासागर जो आपका होता है, उसमें उच्च दबाव वाले क्षेत्रों में ये होता है, ठीक है। फिर देखिए वायुमंडलीय दबाव में वृद्धि, शुष्क रुद्धोष्म दर जो है वो 9.8 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर के कारण नीचे की परत संकुचित और रुद्धोष्म से गर्म हो जाती है। रुद्धोष्म को स्थिरोष्म भी बोलते हैं, ठीक है। फिर देखिए इस प्रकार की जो है, इस प्रकार ठंडी हवा के ऊपर गर्म हवा पड़ने से तापमान में जो उलटाव पैदा होता है, उलटफेर बन जाता है। फिर यहाँ पर देखिए, इस तरह के व्युत्क्रम मध्य अक्षांशों जो है आपका सर्दियों में उत्तरी महाद्वीपों और उपोष्ण महासागरों, यानी उच्च दबाव वाले क्षेत्रों में आम बात है, और प्रतिचक्रवात स्थितियों में जुड़े होते हैं। फिर देखिए तीसरा आपका फ्रंटल टेम्परेचर इन्वर्जन, जिसको बोलते हैं अग्र तापमान व्युत्क्रमण, ठीक है। इस प्रकार के व्युत्क्रमण में गर्म और ठंडी राशि, यानी जिसको वायु राशि बोलते हैं, उसका अभिसरण होता है। गर्म हवा हल्की होने के कारण ऊपर की ओर आ जाती है, और ठंडी हवा भारी होने के कारण नीचे की ओर जो है वो डूब जाती है। इस प्रकार के व्युत्क्रमण में काफी ढलान जो स्लोप होता है, जबकि अन्य व्युत्क्रमण क्षैतिज होते हैं, ठीक है। यह अक्सर समशीतोष्ण, जिसको टेम्परेट बोलते हैं, वो क्षेत्रों में गर्म पश्चिमी हवाओं और ठंडी ध्रुवीय हवाओं का अभिसरण में होता है और समशीतोष्ण बनाता है, ठीक है। डिप्लेशन ऑफ सोलर रेडिएशन इन सौर विकिरण ह्रास, ये भी हम आपको बता चुके हैं ऊपर, एक बार और देख लीजिए, क्योंकि जो नोट्स में है आप इसका प्रेफरेंस दीजिएगा, वो तो मैंने गूगल का लगाया हुआ था, वही लिखा हुआ है। यदि सूर्य के विकिरण को फिल्टर नहीं किया गया या किसी तरह से खत्म नहीं किया गया, तो हमारा ग्रह जल्द ही जीवन के अस्तित्व के लिए बहुत ही गर्म हो जाएगा। यहाँ पर वायुमंडलीय परतों से गुजरने वाली सौर ऊर्जा की हानि देख लीजिए। तो इसके कुछ प्रमुख कारण, जैसे आपका पहला है, आपको ध्यान में रखना है, स्कैटरिंग यानी बिखराव, दूसरा डिफ्यूजन यानी व्यापन, तीसरा एब्जॉर्प्शन यानी अवशोषण, चौथा है रिफ्लेक्शन यानी परावर्तन, पांचवा है ट्रांसमिशन यानी संचरण। तो ये आपका जो लेक्चर है सोलर रेडिएशन का, वो यहाँ पर कंप्लीट होता है। ये आपको मैंने जो लेक्चर कंप्लीट तरीके से आपको बता दिया है। अब पीडीएफ के लिए आप ज्वाइन करेंगे टेलीग्राम चैनल, लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में। आज पीडीएफ में अपलोड करूंगा, वहां से पीडीएफ डाउनलोड करके अपने नोट्स बनाकर अपनी तैयारी जो है उसको और बूस्टअप कर सकते हैं, ठीक है। हम 11th एग्रीकल्चर, 12th एग्रीकल्चर, बीएससी है जी फर्स्ट सेमेस्टर, सारी क्लासेज अपने चैनल पर डेली ला रहे हैं, तो उसको भी आप देखते रहेंगे। देखिए प्लेलिस्ट में आप सेक्शन में जाएंगे तो वहां पर आपको सारी क्लासेस का, सारे सब्जेक्ट के नाम से आपको सारे सब्जेक्ट का प्लेलिस्ट मिल जाएगा। जैसे आप इसका देखेंगे तो इंट्रोडक्टरी एग्रो मेटीरियोलॉजी एंड क्लाइमेट चेंज के नाम से आपको प्लेलिस्ट मिलेगा, जिसमें सारी वीडियोस आपको मिल जाएंगी। ऐसा 11th एग्रीकल्चर, 12th एग्रीकल्चर और बीएससी एजी के हमने सारे प्लेलिस्ट को बना दिया है, ठीक है। और व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कीजिए, लिंक है डिस्क्रिप्शन में, वहां से अपनी क्वेरीज हमसे पूछ के आप सॉल्व करा सकते हैं। इन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर। जुड़े रहें एग्रीथिंकर्स के साथ, आपकी तैयारी हम बिल्कुल अच्छी तरीके से करा देंगे। टेक केयर।